आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में और आज के इस पीवाईक्यू सीरीज में भी। आई होप कि आप सभी का तैयारी प्रिपरेशन काफ़ी बेहतरीन चल रहा होगा और आप लोग रिवीजन के साथ साथ में प्रैक्टिस मॉक वगैरह भी लगा रहे होंगे। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो अलग अलग जेईई एग्जामिनेशन में बिहार के खास करके आई है, उसके थ्रू आपको प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश हमारी है। आप लोग चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। लाइक शेयर कर दीजिएगा, 1x 2x 4x जैसे भी देखना है एंड तक देखें, लेकिन ठीक है। और लाइक शेयर करते चलिए, अपना अपना जो जवाब होगा आपका हर एक क्वेश्चन का वो भी देते चलिएगा। इससे पहले के लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग का लाइक बहुत कम दिख रहा है तो अभी एक बार दबा के लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि द सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट मिक्स एंड इट्स माइग्रेशन टू सरफेस ऑफ कंक्रीट इज नोन एज। हिंदी में भी है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंक्रीट में मिश्रण से पानी का अलग होना और उसका कंक्रीट की सतह पर एकत्रित होने की को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कि क्रीप कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है कि ब्लीडिंग, तीसरा ऑप्शन है कि वैकेबिलिटी, चौथा ऑप्शन है कॉम्पैक्शन। क्रीप, निश्रवण, सुकार्यता या संघनन, क्या कहा जाता है आपके अनुसार? जो जल्द कमेंट करके बताइए। द सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट मिक्स, ठीक है, कंक्रीट मिक्स में जो सेपरेशन होगा वाटर का, ठीक है, एंड इट्स माइग्रेशन टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज नोन एज, क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है यहाँ पास, ये ब्लीडिंग कहलाता है, निश्रवण कहलाता है, ठीक है। टर्बेंट फ्लो आपने पढ़ा होगा, उसके थ्रू यहाँ पास ये देखने को मिलता है, टर्बेंट फ्लो में इंक्रीज भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, टर्बुलेंट फ्लो, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि कंडीशन ऑफ a flow in which various quantities such as a velocity, components and the pressure shown as a random variation with the time and a space in a such a way that the statistical average of those quantity can be quantitatively expressed in generally known as, यानी प्रवाह फ्लो की उस स्थिति को आमतौर पर कहा जाता है जिसमें विभिन्न परिणाम जैसे वेग, घटक और दबाव, समय या स्थान की यादृच्छिक भिन्नता इस प्रकार से दिखाती है कि उन परिणामों का सांख्यिकी औसत मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका स्टैटिक्स फ्लो, दूसरा ऑप्शन आपका है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका लैमिनर फ्लो और चौथा ऑप्शन है आपका डायनेमिक फ्लो। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चंस वापस से देख लीजिए। क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ a flow in which various quantities such as velocity, components and pressure source a random variation with the time and a space such a way that a statistical average of those quantity can be quantitatively expressed in generally known as, ठीक है। स्टैटिकल एवरेज जो है रोज क्वांटिटी का, वो किससे शो किया जाता है, किससे दिखेगा? तो वो आपको दिखेगा टर्बुलेंट फ्लो से। बी नंबर इसका ऑप्शन है, टर्बुलेंट फ्लो विक्षुब्ध प्रवाह के थ्रू आपको व्यक्त किया जाता है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई इन पर्टिकुलर सिटी ऑफ एरिया, ठीक है। Which of the following statement is false about the factor affecting the rate of demand of water supply in particular city or area? निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विशेष शहर या क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की मांग को दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में गलत है? ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दें, बारे में देखें उसके बाद सीधा आंसर की ऑप्शन की ओर बढ़ जाए और लगा दें, ठीक। ये भी देखना कि गलत लिखा हुआ है इसमें, तो गलत लिखा हुआ है ऑप्शन अगर देखें तो पहला ऑप्शन है कि जनरली द डिमांड ऑफ वाटर इज मोर इन समर एंड लेस इन विंटर, ये क्या फैक्टर हो सकता है? अगला ऑप्शन है कि इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर इज वेरी हाई द कंजम्पशन ऑफ वाटर विल बी मोर, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? आमतौर पर गर्मी में जो है ना पानी की मांग अधिक होती है और सर्दियों में कम होती है, तो क्या ये फैक्टर है? दूसरा ऑप्शन था कि यदि वितरण दबाव बहुत अधिक है और पानी की खपत अधिक होगी। तीसरा ऑप्शन है इन ए कंटिन्यूअस सिस्टम
of supply, the consumption of water is less and there is no chance of misuse of और वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी आपूर्ति की निरंतर प्रणाली में पानी की खपत कम होती है और पानी का दुरुपयोग या अपव्यय का कोई मौका नहीं होता है। ये ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन भी है इसका, if the water tax is implemented by the providing water meter then the consumption of water will be generally less। यदि पानी का मीटर प्रदान करके, ठीक है, यदि पानी का मीटर प्रदान करके पानी पर कर लगाया जाए, ठीक है, लागू किया जाए तो पानी का खपत आमतौर पर कम हो जाएगा। आपके अनुसार क्या ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर? किसी पार्टिकुलर सिटी और एरिया के बारे में पूछा है, ठीक है, तो इसमें ये होगा क्या कि आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है, यानी आपूर्ति को निरंतर प्रणाली में पानी की खपत कम होती है और पानी का दुरुपयोग और अपव्यय का कोई मौका नहीं होता। ये गलत ऑप्शन है, गलत है मतलब, और आपको स्टेटमेंट यही नहीं पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो यही आपका स्टेटमेंट गलत है। इन अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ सप्लाई द कंजम्पशन ऑफ वाटर इज लेस, देयर इज नो चांस ऑफ मिस यूज ऑफ वाटर। अगर आप देखिए कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई मिलेगा तो उस केस में वेस्टेज और मिसयूज तो ज़्यादा बढ़ेगा ही। यहाँ पर से कह रहा है कि नहीं, इससे जो है नहीं होगा, तो वो गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो ये हमारा आपका इसका तो राइट आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टू बिग कंटिन्यूअस स्लैब विथ द माइल्ड स्टील reinforcement is having a span of 3 meter and a load of 2 kN per meter square as per IS 456/2000. Generally, the span of overall depth ratio is satisfied. The vertical deflection limit for this slab is assumed as, यानी मृदु इस्पात प्रबलीकरण वाले द्युदैशिक सतत स्लैब का 3 मीटर का पार्ट जो है 2 के एन पर मीटर स्क्वायर होता है का भार है, और इसमें आईएस कोड दिया हुआ है कि 456/2000 के अनुसार जो है सामान्यतः इस स्लैब के लिए ऊर्ध्वाधर विक्षेपण सीमा की पूर्ति करने के लिए पार्ट से कुल गहराई का अनुपात कितना माना जाता है, ठीक है, यानी डेप्थ रेशियो इज सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर दिस स्लैब इज एज्यूम्ड एज कितना, 10, 7, 20 या 40? आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, 10 होगा कि 7 होगा कि 20 होगा कि 40 होगा? ठीक है, स्लैब के लिए अगर पूछा है ना, स्लैब के लिए तो यह ध्यान दीजिएगा, स्लैब में आपका जो सतत स्लैब होता है उसके लिए जो मोस्टली यूज जो अनुपात होता है कुल गहराई अनुपात जो कितना माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका 40। इसका राइट आंसर क्या होगा? 40 होगा। क्यों? क्योंकि इस कोड को अगर आप इस तरीके से पढ़े होंगे ना तो इसमें ये चीज़ के बारे में, इसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है, तो 40 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर चैनल इज वन विच हैज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू, यानी किसी आयताकार चैनल का सबसे मितव्ययी काट वह होता है जिसमें द्रव्य माध्य गहराई या द्रव्य त्रिज्या इसके बराबर होता है। तो बताइएगा, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला ऑप्शन है कि हाफ द ब्रेथ ऑफ अ फ्लो, दूसरा ऑप्शन है कि हाफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो, तीसरा ऑप्शन है आपका ट्वाइस द डेप्थ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फ्लो, फिर है ट्वाइस द डेप्थ ऑफ द फ्लो, ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पास आपको दिया गया है। आपके अनुसार क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना है। क्वेश्चन वापस से देख लीजिए कि किसी आयताकार चैनल का सबसे मितव्ययी काट जो है वह होता है जिसमें द्रव्य माध्य गहराई एवं द्रव्य त्रिज्या किसके बराबर होता है। इंग्लिश में अगर देखिए तो द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर चैनल इज वन विच इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल होता है किसका, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, ठीक है ना, तो उसमें था क्या, एम इक्वल टू एच अपॉन में 2 था, ठीक है, तो एच अपॉन में 2 था, तो उसके अनुसार अगर देखा जाए क्या पूछा कि माध्य गहराई जो है यानी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है और हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल होता है, तो वो होता है आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा। और तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ये एम बराबर h/2 होता है और बी बराबर होता है 2h, ठीक है, बी बराबर आपका 2h होता है।
तो इसमें जो राइट आंसर आपका इस यहाँ पास होगा वो आपका होगा बी, यानी हाफ द डेप्थ ऑफ फ्लो। हाफ द डेप्थ ऑफ फ्लो होता है किसका, मीन जो है आपका वो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होगा वो। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन उसके ऊपर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड एम्प्लॉयड फॉर द सेंट्रल ऑफ ए क्रैक इन मास कंक्रीट डैम्स। आमतौर पर स्थूल कंक्रीट बांधों में दरारों के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं अपनाई जाती है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है कि प्री हीटिंग ऑफ कंक्रीट, दूसरा ऑप्शन है कि रिस्ट्रिक्टिंग द हाइट ऑफ द लिफ्ट टू अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 1.5 मीटर, तीसरा ऑप्शन है कि पोस्ट कूलिंग ऑफ कंक्रीट, चौथा ऑप्शन है कि प्रोवाइडिंग द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट एज अ सूटेबल स्पेसिंग। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा आपके अनुसार, राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन वापस से देख लीजिए। जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज, जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड एम्प्लॉयड ऑफ फॉर द कंट्रोल ऑफ क्रैक इन मास कंक्रीट डैम। ये आपका आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ये ऑप्शन नंबर ए, प्री हीटिंग वाला। प्री हीटिंग ऑफ कंक्रीट जो होता है ये आपका कंक्रीट का तापन जो होता है वो आपका यहाँ पास राइट आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, कि ये मेथड नहीं है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए क्रैक्स को, ये मेथड नहीं है। तो बाद बाकी जो भी दिया गया है वो मेथड है। अगला क्वेश्चन है कि इन एब्सेंस ऑफ ए डिटेल डिजाइन फॉर द रेंसफॉर्मेंट ऑफ ए बीम द परसेंटेज ऑफ स्टील में अप्रॉक्सीमेटली बी टेकन एज, यानी एक धरन के प्रबलीकरण के लिए विस्तृत अभिकल्पन की अनुपस्थिति में स्टील का प्रतिशत लगभग किया जा सकता है, ये आपको बताना है। इन एब्सेंस ऑफ डिटेल डिजाइन फॉर द रेंसफोर्समेंट ऑफ बीम, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ स्टील में अप्रॉक्सीमेटली बी टेकन एज। तो इसमें राइट आंसर आपके आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द बढ़े। ऑप्शन की ओर बढ़े अगर तो ऑप्शन दिया कि पहला तो ऑप्शन है कि 0.5 टू 0.8% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, दूसरा है कि 1 से लेकर 2% 1 to 2% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, दूसरा है कि 3 to 5% वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, अगला ऑप्शन है 6 to 8% वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो आपके आंसर राइट आंसर इसका क्या होगा ये आप बताइएगा। अब अगर इसकी चर्चा की बात कर रहे थे, इसका चर्चा जो है आपका IAS कोड जो 456 है ना, 456/2000, इसमें मेंशन किया गया है इसमें इसके बारे में। और इसमें अगर आप देखिए इसका राइट आंसर का, तो राइट आंसर इसका बी होगा। 1 to 2% वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट ये आपका होता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द स्टील जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू लिया जाता है 1 to 2% वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन के बड़े क्वेश्चन है कि व्हेन द सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल, when the section is subjected to axial pull or push acting normally across the section, the stress so produced is generally known as, यानी जब किसी खंड को अच्छी खिंचाव या दबाव के अधीन किया जाता है तो जो लंबवत रूप में कार्यरत है, इस प्रकार के उत्पन्न प्रतिबल को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका कि अल्टीमेट स्ट्रेस कहा जाता है, क्या उसे अल्टीमेट स्ट्रेस कहा जाता है, कि डायरेक्ट स्ट्रेस कहा जाता है, कि टेम्परेचर स्ट्रेस कहा जाता है, कि शियर स्ट्रेस कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, बताइएगा। क्वेश्चन वापस से देख लीजिए। व्हेन द सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल और पुश एक्टिंग नॉर्मली अक्रॉस द सेक्शन, द स्ट्रेस सो प्रोड्यूस इज जनरली नोन एज। तो इसमें जो राइट आंसर इसका होगा वो आपका होता है बी नंबर, यानी डायरेक्ट स्ट्रेस, प्रत्यक्ष प्रतिबल जो है वो आपका इसका होता है, उसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्पन्न जो प्रतिबल है ना, प्रोड्यूस जो होता है आपका स्ट्रेस, उसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन के बॉर्डर, अगला क्वेश्चन है कि एज पर IAS 800/2007 इफ LB इज द डिस्टेंस बिटवीन द innermost connecting lines of the rivets or welds perpendicular to the main member, then the thickness of the batting T shall not be less than। ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो IAS 800/2007 के अनुसार यदि LB मुख्य अवयव के लंबवत रिवर्ट्स या बेल्ट्स की सबसे आंतरिक जुड़ाव, ठीक है, वाली लाइनों के बीच की दूरी है तो बैटन्स टी की मोटाई इनमें से किससे कम होगी। पहला ऑप्शन है LB/20, दूसरा ऑप्शन है कि LB/30, फिर है तीसरा ऑप्शन के 3 इंटू LB/20, फिर चौथा ऑप्शन है आपका LB/50। क्या आपका राइट आंसर होगा आपके अनुसार कमेंट करिए। तो एक बार दबा करके लाइक शेयर भी नहीं कर रहे, लाइक करते चलिए, ठीक है। इसमें जो राइट आंसर है वो आपका डी होता है। ठीक है, डी जो है आपका ये
टी जो है वो आपका इस तरीके से आपका LB/50 होता है। ठीक है, यहाँ पास LB क्या है, तो LB आपका मुख्य अवयव है, मुख्य अवयव है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि द अकॉर्डिंग टू द डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वॉल्यूम वैल्यूएशन द बिल्डिंग शुड बी डिवाइडेड इनटू, बिल्डिंग जो है वो कितने भागों में डिवाइड होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पास इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी। ठीक है, मूल्यांकन की मूल्यह्रास विधि के अनुसार भवन को कितने भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, तो भवन को 4 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये 4 भाग होंगे कौन 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 से पार्ट होंगे, पहला तो होगा वॉल, दीवार, दूसरा आपका होगा रूफ, छत, तीसरा ऑप्शन आपका, तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा आपका फ्लोर, फर्श, और चौथा जो पार्ट होगा वो आपका होगा दरवाजा एवं खिड़की, है ना, डोर्स एंड विंडो, डोर्स एंड विंडो। तो इस तरीके से आपका टोटल 4 पार्ट में रखना होता है। ठीक है, मूल्यांकन के लिए। अगला क्वेश्चन के बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि एन इकोनॉमिकल गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज जनरली अचीव्ड बाय यूजिंग अ मिक्स ऑफ, यानी सामान्यतः मितव्ययी और अच्छी गुणवत्ता वाली कंक्रीट किस मिश्रण का उपयोग करके प्राप्त की जाती है। पहला ऑप्शन है कि कॉर्स एग्रीगेट ओनली, दूसरा ऑप्शन है एग्रीगेट ऑफ 2 साइज ओनली, तीसरा ऑप्शन है कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स, और चौथा ऑप्शन है सिंगल सीज्ड एग्रीगेट। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इकोनॉमिकल गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, इकोनॉमिकल गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पूछा गया है, आपको बताना है कि क्या आंसर इसका होगा। ठीक है, जनरली अचीव्ड बाय यूजिंग अ मिक्स ऑफ, किसका मिक्स यूज किया जाता है, तो इसमें जो मिक्स जो किया जाता है वो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स का यूज किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रिक क्लोज कॉन्टर लाइन्स ऑफ डिक्रीजिंग द वैल्यू टूवर्ड्स देयर सेंटर यूजुअली रिप्रेजेंट अ, यानी संकेंद्रित समृद्ध समोच्च रेखा, कटूर लाइन हो जिसको कहते हैं, का केंद्र की ओर घटता हुआ मान आमतौर पर क्या दर्शाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि हिल, ठीक है, हिल दिखाएगा, दूसरा ऑप्शन कि रिवर बेड, कि आपका ये दिखाएगा क्लिफ दिखाएगा, या डिप्रेशन दिखाएगा, गड्ढा दिखाएगा, क्या दिखाएगा आप लोग बताइएगा। कंक्रीट क्लोज काउंटर लाइंस ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू टुवर्ड्स देयर सेंटर, ठीक है, ये क्या दिखाएगा। तो इस तरीके के इसमें आपका जो है वो शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का शेप बनता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये शेप किस तरीके से लग रहा है, हिल से जैसा लग रहा है क्या, रिवर बेड की तरह जैसा लग रहा है, या क्लिफ की तरह लग रहा है, या डिप्रेशन की तरह लग रहा है। तो यहाँ पर से इसका जो राइट आंसर है वो डिप्रेशन होगा, गड्ढे के जैसा दिखने में लग रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एज पर द IS सॉइल क्लासिफिकेशंस, soil classification in organic silts and very fine sands with the low compressibility or plasticity are represented by the symbol, यानी IS मृदा वर्गीकरण के अनुसार बहुत कम संपीड़ित या सघनता वाले अकार्बनिक सिल्ट और बहुत सूक्ष्म रेतवार निम्नलिखित में से किस चिन्ह से दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन है OL, दूसरा ऑप्शन है ML, तीसरा ऑप्शन है CH, और चौथा ऑप्शन है MH। क्या होगा ये बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होता है B, ML से। ठीक है, ML से आपका इसका होगा, ML होगा, यानी सुगंध जो सिल्ट होता है, ठीक है, उसको ML से दर्शाया जाता है। ठीक है, हाँ, आगे की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लेटरिंग टाइप A द हाइट H इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स। लेटरिंग टाइप A में हाइट H को जो है कितने भागों में, ये कितने हिस्सों में बांटा जाता है। पहला ऑप्शन है कि 12, 20, 25 या 14। क्या होगा आपका आंसर, राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हम बता दें आपको, वो होगा आपका इसमें 14। क्या होगा, वो आपका होगा 14।
एज को, हाइट को 14 भागों में यहाँ पास बांटा जाता है। जबकि अगर बी टाइप में देखा जाए तो बी टाइप में आपका 10 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ना अक्षरों और अंकों की ऊंचाई ड्राइंग के आकार के अनुसार होता है। 2.5, 3.5, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 10 भी होता है, 14 भी होता है, 20 mm भी होता है। ये माप लिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बढ़ेंगे। IS 800 2007 all the bolts and used in a frame designed to resist the earthquake load shall be fully tensioned HSFG volts and fitted volts. What is the full form of HSFG? HSFG का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग ऑप्शन की ओर। पहला है कि हाई स्टीफेंड फ्रिक्शन ग्रिप होता है। दूसरा ऑप्शन कि हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप होता है। तीसरा ऑप्शन है कि हाई स्टील फ्रिक्शन ग्रिप होता है। चौथा ऑप्शन है कि हाई स्ट्रेंथ फोर्स ग्रिप होता है। राइट आंसर आप बताइएगा यहाँ पर। HSFG का फुल फॉर्म क्या होगा? तो HSFG का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है बी नंबर IS 800 2007 के अनुसार अगर देखा जाए तो भूकंप को रोकने के लिए डिजाइन की क्रिया के फ्रेम प्रयुक्त जो बोर्ड्स होती है उसके लिए HSFG कहते हैं। तो वो होता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोलते हैं। तो यहाँ तक आपका हमने कुछ क्वेश्चंस लिया है, और भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन आपका इंगेजमेंट बढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और लाइक शेयर करें। अपना जो फीडबैक है या कोई ऑप्शन या सवाल है तो वो भी आप क्वेश्चन वगैरह जो है कमेंट बॉक्स में करें। साथ ही साथ जो लोग अभी तक टेक्निकल का जो टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है आप सभी की डिमांड पे, अगर उसको ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन करिए। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखी, प्लेलिस्ट भी देखिए और शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स से ग्रुप में। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को एंड तक देखने के लिए। लेक्चर को लाइक कीजिए और वैसे क्लास को सब्सक्राइब कीजिए।